हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और जैसा कि हमने कहा था कि मैं आपको मॉनसून और आईओडी पर एक लेक्चर दूंगा। इंडियन ओशन डायपोल क्या है और वो कैसे भारतीय मॉनसून को प्रभावित करता है। एक बात मैं हमेशा आपसे कहता रहा हूं कि मॉनसून अच्छा होगा तभी देश में कृषि विकास मतलब आर्थिक विकास, और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि देश के जो किसान हैं, खास करके लघु और सीमांत किसान, आपको शायद पता हो बच्चों कि देश में जो किसानों की संख्या है उसमें 85% से अधिक, 85% से अधिक ऐसे किसान हैं जो सीमांत और लघु श्रेणी में आते हैं। आप सोचेंगे सीमांत किसान क्या है, लघु किसान क्या है। सीमांत किसान उसे कहते हैं जिनके पास भूमि 1 हेक्टेयर से कम होता है, और 1 से 2 हेक्टेयर भूमि वाले किसानों को लघु किसान कहते हैं। आप सोचिए, देश का 85% से अधिक किसान लघु और सीमांत किसान हैं, अर्थात जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है। ऐसे किसान गरीबी की स्थिति में रहते हैं। अगर उनको सहयोग नहीं किया जाए, अगर सरकारी मदद नहीं दी जाए, तो इन किसानों की आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय है कि यह किसान 2 जून का रोटी भी अपने लिए उपलब्ध नहीं करा सकते। भारत में भूखमरी की समस्या, कुपोषण की समस्या और ग्रामीण क्षेत्रों से जो पलायन है, ये सभी समस्याएं उन किसानों से भी जुड़ी हुई हैं जो किसान लघु हैं, सीमांत हैं। और जब मॉनसून खराब होता है तो सबसे ज्यादा प्रभाव होता है उन्हीं किसानों पर जो लघु किसान हैं और सीमांत किसान हैं। उनके पास सिंचाई की सुविधाएं नहीं है। अगर उनकी उपलब्धता ऐसे क्षेत्रों में है, वहां रहते हैं जहां नहर सिंचाई है, तब तो उसका फायदा वो उठा लेते हैं, लेकिन ट्यूबवेल लगाने की क्षमता लघु और सीमांत किसानों के पास नहीं होती। वो मोटर, ट्यूबवेल नहीं लगा सकते। तो उनकी पूरी निर्भरता किस पर है? मानसूनी वर्षा पर। और मानसूनी वर्षा जब नहीं होती है, इन किसानों की स्थिति खराब हो जाती है। खरीफ तो नहीं लगा पाते, रबी की फसल तो खैर लगा ही नहीं सकते, क्योंकि रबी की फसल जो गेहूं, चना, मटर होता है, उसके लिए सिंचाई की सुविधा होनी जरूरी है। तो किसान खरीफ भी नहीं लगा पाया और रबी का फसल भी नहीं लगा पाया, तो उनकी आर्थिक स्थिति दयनीय हो जाती है। रोजगार की स्थिति आपको पता है कि सभी राज्यों में औद्योगिक विकास नहीं हुआ है, औद्योगिकरण नहीं हुआ है। स्वाभाविक है कि कृषि क्षेत्र में जुड़ी हुई जनसंख्या क्या हो गई? हो गई बेरोजगार। तो पलायन करेंगे, अस्थायी पलायन होगा। कुछ लोग तो एकदम से गांव छोड़कर के शहर शिफ्ट हो गए, नगरों में, उद्योगों में और बहुत सारे कार्यों में लगे हुए हैं। कुछ लोग मौसमी प्रवास करते हैं, तथा समय समय पे शहर जाते हैं, महानगर जाते हैं, फिर लौटकर गांव आते हैं, फिर गांव में समस्याएं दिखती है, फिर शहर चले जाते हैं। खास करके आप गांव में देखेंगे कि युवा वर्ग की संख्या लगातार कम होती जा रही है। आप कहेंगे कि मॉनसून के चैप्टर का इन सबों से क्या संबंध है? यही तो समझना है। यही तो प्रशासनिक सेवा की तैयारी का अहम पक्ष है। यह एक घटना केवल प्राकृतिक नहीं है, यह कई तरीके से आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सभी गतिविधियों को प्रभावित करती हैं। राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को ही नहीं, बल्कि देश की जनसंख्या का एक बड़ा वर्ग मॉनसून से सीधा सीधा प्रभावित होता है। मैं उसी मॉनसून को लेकर के अभी आपको कुछ क्लासेस या कहिए थोड़ी थोड़ी जानकारी दे रहा हूं। आज का टॉपिक हमने लिया इंडियन ओशन डायपोल, टेक्निकल है, अर्थात हिंद महासागरीय द्विध्रुव क्या है और यह किस प्रकार मॉनसून को सपोर्ट करता है या किस प्रकार मॉनसून को कमजोर करता है। जैसे इसके पहले के 2 वीडियो में हमने आपको समझाया था, दोनों वीडियो जरूर देखिएगा। 2 वीडियो में समझाया था। हाँ, एक बार और बताऊं, मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट भी जरूर करो। आप लाइक करके या देख कर छोड़ दोगे, कमेंट करना क्लासेस कैसी लगी, बहुत जरूरी है कमेंट। उससे मैं आपको और भी पढ़ाऊंगा, मेरा हौसला बढ़ेगा। और जरूरी है, मैं तो हूं बहुत सीनियर टीचर, बहुत सीनियर फैकल्टी हूं। सिविल सर्विसेज में 25 सालों से पढ़ा रहा हूं। सैकड़ों हजारों विद्यार्थियों को हमने सफल होने में सहयोग किया है। लेकिन यूट्यूबर या कहीं यूट्यूब पर पढ़ाने को लेकर मैं अभी
किड्जी में हूं, समझिए बच्चे वाले क्लास में हूं। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, मुझे अपनी सेवाएं यूट्यूब पर भी देनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी ही सही, कुछ कुछ टॉपिक ही सही, लेकिन मैं समय समय पर आपको इतना जरूर यूट्यूब पर ही पढ़ाऊंगा कि आपको अच्छा लगेगा, कई जानकारियां आपको मिलेंगी। खैर, तो हमने कहा था कि मॉनसून इस बार खराब है। आईएमडी ने कहा 90% बारिश होगी 4 महीने में, जो 100% से कम है। लेकिन हमने यह भी कहा कि आईओडी थोड़ा सकारात्मक है, जिसके कारण अल्नीना, गर्म जलधारा और एंसो की घटना उतना प्रभावी नहीं हो सकी हैं अभी तक। प्रभाव रहा, उतना नहीं रहा जो भारत में मॉनसून को एकदम खराब कर दे। इसलिए मॉनसून औसत से कमजोर जरूर है, फिर भी बारिश हुई है। तो आईओडी क्या है और आईओडी कैसे मॉनसून को प्रभावित करता है, हम इसी बात को आज पढ़ेंगे, आपको समझाएंगे। इससे पहले मैं आपको आमंत्रित कर दूं, कल 2:30 बजे अर्थात 25 अगस्त को, कल बोलना समझ में बात आएगी नहीं, 25 अगस्त को 2:30 दोपहर में यूट्यूब पर मेरी लाइव क्लास होने जा रही है। लाइव वर्कशॉप है, जिसमें ज्योग्राफी को लेकर की पूरी बात आप समझेंगे। भूगोल है क्या, भूगोल की भूमिका क्या है, भूगोल एक वैकल्पिक विषय के रूप में यूपीएससी में रखना कितना फायदेमंद है, और भूगोल के माध्यम से हम समान अध्ययन में कितना कवरेज कर सकते हैं और कितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भूगोल की जरूरत है, वो पूरी वार्तालाप हम कल करेंगे। तो कल आप 2:30 में हमारे YouTube चैनल पर लाइव आइए, और लाइव आकर के अर्थात 25 अगस्त को लाइव आकर के हमसे आप बात कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप रूबरू होंगे, ठीक है ना। तो चलिए आईओडी पे आते हैं। एक फोटो बना है, यही आज का टॉपिक है बच्चा लोग, आईओडी क्या है और कैसे भारतीय मॉनसून को प्रभावित करता है। चलिए एक फोटो से ही पहले शुरू करता हूं, फिर मैं डायग्राम बनाऊंगा, जो हमारी आदत है कि मैं खुद स्केच करता हूं, फिर आपको समझाता हूं। इस फोटो में जो भी आपको थोड़ा दिख रहा है, मैं हेल्प करता हूं। यह है अफ्रीका, ठीक है, और यहां ये भारत का एरिया, थोड़ा सा ऊपर गया, और ये हो गया, मैंने मोटा स्केच लिया, थोड़ा पतला कर लूं, ये भारत का एरिया, ऐसे आप एक रफली देख सकते हो इस तरह से। ये कुछ मैप इस तरह से बना हुआ है, अफ्रीका है, भारत है, इंडोनेशिया है, ऑस्ट्रेलिया है। इस फोटो में क्या दिख रहा है कि प्रशांत महासागर की अपनी एक स्थिति होती है, और यहां से तो उत्पन्न होता है अल्नीना। लेकिन हिंद महासागर के पूर्वी भाग, जो ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया वाला एरिया है, यहां देखिए, और यहां रेड कलर से ये देखिए अफ्रीका या अरब सागर वाला एरिया, अफ्रीका का पूर्वी तट और अरब सागर का एरिया। हम पढ़ने जा रहे हैं इंडियन ओशन डायपोल, आईओडी, जिसको हिंदी में कहते हैं हिंद महासागरीय द्विध्रुव। डायपोल का मतलब यही हो गया आईओडी, ठीक है। ध्यान समझना, टेक्निकल चीजें हैं, एकदम जीके नहीं है, इसको कॉन्सेप्ट से समझना होगा। तो यहां कभी कभी क्या होता है हिंद महासागर में, कि पूर्वी हिंद महासागर पश्चिमी हिंद महासागर की तुलना में ठंडा रहता है, या उल्टा कहिए कि जब पश्चिमी हिंद महासागर, उत्तरी गोलार्ध की बात हो रही है, जो पश्चिमी हिंद महासागर या अफ्रीका के तट से सटा हुआ जो अरब सागर है, इसका तापमान पूर्वी हिंद महासागर की तुलना में, या बंगाल की खाड़ी से सटा हुआ जो समुद्र है उसकी तुलना में जब गर्म हो जाए, अर्थात यह है कैसा, यह है अपेक्षाकृत ठंडा और यह है अपेक्षाकृत गर्म, ठीक है। तो वार्मर देन नॉर्मल, नॉर्मल से ज्यादा तापमान और नॉर्मल से कम तापमान, इसको ऐसे कहेंगे। यहां गर्म ठंडा का मतलब बहुत गर्म हो जाना नहीं, खौलता हुआ कुछ ऐसा नहीं, मतलब जो औसत तापमान होना चाहिए उसकी तुलना में पूर्वी हिंद महासागर ठंडा हो गया और पश्चिमी हिंद महासागर गर्म हो गया। एक ऐसा कंडीशन उत्पन्न होता है,
ठीक इस कंडीशन को अगर आप देखें, ये कंडीशन, जब ऐसा कंडीशन उत्पन्न हो इसे कहते हैं पॉजिटिव डायपोल। ये सकारात्मक है, धनात्मक है, ये इंडियन मॉनसून के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। जैसे इस बार क्या हुआ कि अल्नीना के एक्टिव होने के बावजूद चूंकि आईओडी पॉजिटिव कंडीशन में डेवलप हो रहा है, अतः इसका फायदा भारतीय मॉनसून को थोड़ा प्राप्त हो। ठीक है ना, तो ये पॉजिटिव डायपोल, ये घटना वैश्विक खगोलीय जलवायु से जुड़ी हुई है। एग्जैक्ट इसके कारणों को समझना अभी विज्ञान के लिए चुनौतीपूर्ण है, लेकिन समय समय पर ऐसी घटनाएं उत्पन्न होती हैं कि जब इधर का जल ज्यादा ठंडा हो गया, इधर का जल तुलनात्मक रूप से गर्म हो गया, अर्थात एक तरफ अपेक्षाकृत ठंडा और एक तरफ अपेक्षाकृत गर्म। ठीक इसका उल्टा भी होता है। उल्टा क्या होगा, जब इधर ठंडा हो जाए और इधर गर्म हो जाए, दो कंडीशन दिख रहा है। एक कंडीशन में ऐसे दो पोल बन गया, इधर ठंडा इधर गर्म। दूसरे कंडीशन में क्या हुआ, इधर गर्म इधर ठंडा। कहने का मतलब यह है कि हिंद महासागर में पूर्व और पश्चिम में तापमान के विपरीत ध्रुव, अब ध्रुव बोलने से ध्रुव क्या है, ध्रुव का मतलब विपरीत स्थिति, तापमान की विपरीत स्थिति उत्पन्न हो जाती है, विपरीत ध्रुव उत्पन्न हो जाता है, अपोजिट पोल उत्पन्न हो जाता है। इसे ही इंडियन ओशन डायपोल द्विध्रुव कहते हैं। मतलब एक तरफ ठंडा एक तरफ गर्म, ये तापमान का ध्रुव है, नॉर्थ पोल साउथ पोल नहीं है, ये तापमान का द्विध्रुव है। दो पिवट है, दो अलग अलग क्षेत्र, एक गर्म एक ठंडा। तो जब इधर ठंडा हो जाए इधर गर्म हो जाए तो पॉजिटिव, और जब इधर ठंडा हो जाए पश्चिम की तरफ पूर्व की तरफ गर्म हो जाए तो इसे कहेंगे निगेटिव। तो ये हो गया निगेटिव डायपोल। ये दो कंडीशन, जब पॉजिटिव डायपोल होता है तो मॉनसून मजबूत होता है, और जब निगेटिव डायपोल होता है तो मॉनसून कमजोर होता है। कैसे, वो आगे मैं भी समझाऊंगा। कंडीशन सिंपली यही है। तो आपने क्या सीखा कि हिंद महासागरीय द्विध्रुव, इंडियन ओशन डायपोल, आईओडी एक ऐसी घटना है, एक ऐसी दशा है, कंडीशन है, जिसमें उत्तरी हिंद महासागर के पूर्वी और पश्चिमी भाग में तापमान की विपरीत स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। जब पूर्वी भाग अपेक्षाकृत ठंडा हो जाए पश्चिम से तो सकारात्मक धनात्मक द्विध्रुव, और जब पूर्वी भाग अपेक्षाकृत गर्म हो जाए पश्चिमी भाग से, इसे हम ऋणात्मक ध्रुव कहते हैं। जब सकारात्मक द्विध्रुव होता है तो मॉनसून मजबूत होता है, और जब नकारात्मक या ऋणात्मक द्विध्रुव होता है तो मॉनसून कमजोर होता है। मतलब आप मनाइए अपने अपने ईश्वर से, खुदा से, कि भाई भारत में सकारात्मक द्विध्रुव की स्थितियां बनी रहे, लेकिन इन घटनाओं का मानव के प्रबंधन से कोई संबंध नहीं है। हम प्रकृति की घटनाओं को नहीं बदल सकते, जान लीजिए। हम प्रकृति की भौतिक दशा को नहीं परिवर्तित कर सकते, लेकिन प्राकृतिक घटनाओं का जो परिणाम उत्पन्न होता है मनुष्य के जीवन पर, हम उसे जरूर परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे अगर अधिक बारिश हो रही हो तो बाढ़ प्रबंधन, और अतिरिक्त वर्षा के जल को संचित करके जल प्रबंधन, बाढ़ प्रबंधन, जल प्रबंधन। तो ज्यादा बारिश है तो पानी को स्टोर कीजिए, बाढ़ नियंत्रित करने के लिए उपाय कीजिए। जब कम बारिश हो, ये प्राकृतिक घटना है, लेकिन कम बारिश हो तो हम पहले से जो स्टोर करके पानी रखेंगे उसको क्या करेंगे, यूज करेंगे। नहर सिंचाई, ट्यूबवेल सिंचाई, आहर, पोखर, नाहर, तालाब, कुआं, जगह जगह खुदाई करके अगर हम रखते हैं तो स्वाभाविक है कि जब बारिश अधिक होती है वो पानी हमारा स्टोर होता है। तो प्राकृतिक घटनाओं के ऊपर तो हमारा कोई जोर नहीं है, लेकिन प्रकृति हमें यह भी सिखाती है कि अगर हम बाढ़ की समस्या उत्पन्न कर रहे हैं, हम सूखे की समस्या उत्पन्न कर रहे हैं, तो तुम्हें इतना ज्ञान दिया है, तुम्हें इतना बुद्धि दिया है कि तुम उसका प्रबंधन कर सको। मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि प्रकृति को तो दिखाई नहीं देता, प्रकृति अंधी है। आप बोलेंगे मैं ब्लाइंड कह रहा हूं, नेचर इज ब्लाइंड, बट मनुष्य को तो उन्होंने आंखें दी। कहा कि भाई मैं अंधा हूं, मुझे नहीं पता कौन कौन जीवन, क्योंकि कुछ घटनाएं हमारे लिए, मनुष्य के लिए बेकार है, गलत है, वही घटना अन्य जीवों के लिए फायदेमंद हो सकता है। इसे प्रकृति तो एक जस्टिस करती है,
इसे कहते हैं सार्वभौमिक न्याय का सिद्धांत। प्रकृति जो है सार्वभौमिक न्याय के सिद्धांत पर चलती है, वो सबके साथ न्याय करती है। हमें देखना है कि प्रकृति की ऐसी घटनाएं जो हमें एडवर्स रूप से, प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रही हैं, तो हम उसका प्रबंधन कैसे करें ताकि हम पर उसका नकारात्मक प्रभाव नहीं हो या न्यूनतम हो। अगर हम मिनिमम इफेक्ट थ्योरी को बेस बनाकर हमने अगर पर्यावरणीय प्रबंधन किया तो हमारी समस्याओं का बहुत हद तक समाधान संभव है। ये घटनाएं नेचुरल है, हम इसे बदल नहीं सकते। कब पॉजिटिव होगा, कब निगेटिव होगा, मनुष्य के हाथ में नहीं है। पॉजिटिव हुआ तो मॉनसून ठीक, निगेटिव हुआ तो मॉनसून खराब। ठीक, अब कैसे, चलिए नेक्स्ट फिगर को देखते हैं। ये फिगर भी उसी को बता रहा है। देखिए लिखा हुआ है पूरा हिंद महासागर के एरिया, कूलर देन एवरेज, एवरेज से पूरा ये ठंडा हो गया, वार्मर देन एवरेज, इधर का एरिया उसकी तुलना में गर्म है। आप बताओ, जनरल साइंस का यूज करो, अगर जल गर्म होगा तो ह्यूमिडिटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, आर्द्रता बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, वाष्पीकरण ज्यादा होगा कि नहीं होगा। तो जब यहां गर्म होगा तो वाष्पीकरण ज्यादा होगा, तो वाष्पीकरण की क्रिया ज्यादा होगी तो स्वाभाविक है वायुमंडल में क्या पहुंचेगा, जलवाष्प, है ना। जल का वाष्पीकृत रूप क्या हो गया, वाटर वेपर, जलवाष्प। अब ये जलवाष्प को ही हम क्या कहते हैं, वायुमंडल की आर्द्रता कहते हैं, नमी कहते हैं। यही आर्द्रता है, यही नमी है। और जब आर्द्र हवाएं भारत में प्रवेश करेगी ज्यादा से ज्यादा तो मॉनसून कैसा होगा, मजबूत होगा। या मॉनसून छोड़िए, वर्षा कैसी होंगी, अच्छी होंगी। तो ये आर्द्र हवाएं यहां इकट्ठा हो जाती हैं पूरे, देखिए अरब सागर में। और इधर चूंकि थोड़ा ठंडा है तो हवाएं ठंडी और भारी होकर बैठती हैं, तो धीरे धीरे यहां से कुछ हवाएं इधर मूव करने लगती हैं। ये मूव करेंगी, यहां से हवाएं मूव करेंगी, वायु यहां से मूव करेंगी। जब ये हवाएं मूव करेंगी तो स्वाभाविक है कि इस एरिया में आकर इकट्ठा होंगी। और यहां चूंकि वार्मर है, गर्म है, अतः यहां वायुमंडल में बहुत ज्यादा नमी, आर्द्रता पनपेगी, उत्पन्न होंगी। और यह जब बादलों का निर्माण होगा यहां, और यही बादल, यही हवाएं जब भारत में प्रवेश करेंगी तो भारत में वर्षा अधिक होंगी। जब ये घटना होती है तो दक्षिण पश्चिम मॉनसूनी हवाएं जो कि इस दिशा में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलती हैं, उन्हें इन्हीं आर्द्र हवाओं से, इनसे भी आर्द्रता का सपोर्ट मिलता है, भारत में मॉनसून मजबूत होता है। कहानी समझ में आ रही है। ये जब गर्म हो जाए, पॉजिटिव डायपोल, और ये ठंडा है तुलना में, गर्म है तो ऐसे ही वार्मर है तो जलवाष्प बनेगा, आर्द्रता बनेगी, वायुमंडल आर्द्रता से भरी हुई होगी। और यहां से जो हवाएं दौड़ेंगी वो भी यहां से आकर के आर्द्रता ग्रहण करेंगी, गर्म हो जाएंगी। तो बहुत सारा आर्द्र हवाएं, आर्द्र वायुमंडल, जलवाष्प से भरा हुआ वायुमंडल, अब जब मॉनसूनी हवाएं भारत की ओर दौड़ेंगी तो इसमें जो आर्द्रता है इसकी मात्रा बढ़ जाएगी और भारत में वर्षा अधिक होगी। ये कंडीशन इस बार बना हुआ है, थोड़ा थोड़ा नहीं, ये और भी मजबूत होने वाला है। तो अल्नीना के उत्पन्न होने के बावजूद अगर आईओडी कंडीशन उत्पन्न हो गया तो अल्नीना के नकारात्मक प्रभाव को कम कर देता है। एल्निनो की घटना का नकारात्मक प्रभाव नहीं हो पाता ज्यादा, क्योंकि आईओडी भारत की दक्षिण पश्चिम मॉनसून को सपोर्ट करता है। तो समझ में आई बात। अब देखिए, मैं इसको अपने स्टाइल में आपको बताता हूं। सबसे अच्छा, चूंकि एग्जाम में आपको खुद बनाना है, देख रहे हैं, ये हमने बना दिया हिंद महासागर का उत्तरी ऑस्ट्रेलिया बनाते हैं, न्यूजीलैंड, तस्मानिया, बोर्निया, सुलिवेसी, पापुआ न्यू गिनी, फिलीपींस, ठीक है, बाकी ऊपर का छोड़ते हैं। यहां हिमालय बनाया जाता है ताकि भारत के नक्शे को हम ठीक से समझ सके। यहां मन करे यहां थोड़ा बना दीजिए, इटली हो गया। ये भूमध्य सागर, सऊदी अरबिया, फारस की खाड़ी, यही हारमुज स्टेट है जहां लड़ाइयां चल रही हैं, हारमुज यहीं पे है। यहां वाब एल मांडेव, ये लाल सागर। तो देख रहे हैं कितना यूनिक है, मैप बनाने पे भी कितनी बातें आती है। यहां फारस की खाड़ी, देखिए साथ साथ सीखते जाइए। ये हो गया लाल सागर,
यही है हार्मुज। अमेरिका और ईरान उलझे हुए हैं। भारत को भी तेल का एक बड़ा सा हिस्सा इसी हार्मुज से आता है। चलिए सब तो टॉपिक फिर मैं पढ़ाऊंगा कभी ना कभी। अब देखिए कंडीशन मॉनसून पर है। मॉनसून की बात करें, हमने कहा यह एरिया हो गया कैसा? ठंडा। ये एरिया तुलनात्मक ठंडा है अपेक्षाकृत। यह एरिया हो गया गर्म। देख रहे तापमान का विपरीत ध्रुव बन गया, एक ठंडा एक गर्म। ये पॉजिटिव डायपोल, ये हो गया पॉजिटिव डायपोल। एग्जाम में ये सब बनाना है फोटो, चाहे यूपीएससी दीजिए चाहे पीसीएस का एग्जाम दीजिए, चाहे ताकि और आजकल एसएससी भी दें जब, अब तो उसे मेंस में रिटन हो गया। किसी भी एग्जाम में अपनी बातों को समझाने के साथ साथ जब डायग्राम आप बनाते हैं तभी आपका परफॉर्मेंस जो है 80% मार्क्स वाला होता है। तब आपके मार्क्स सबसे बेहतर होंगे। दूसरों से 2-3 नंबर आपको ज्यादा मिलेंगे, दूसरों से बेहतर मिलेंगे। 10-20% मार्क्स आप इंक्रीज कर सकते हैं डायग्राम के थ्रू। समझने में भी काम आ गया और डायग्राम बनाया तो मार्क्स भी आपको अच्छे मिले। यह है तरीका पढ़ने का। और आपको अगर सच में यूपीएससी करना है या पीसीएस करना है, सिविल सर्विसेज करना है या कोई भी अच्छे पद के लिए एग्जाम देना है तो उसके पैटर्न में, हाँ छोटे मोटे एग्जाम जो टिक मारने वाले हैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, उसमें ये ज्ञान काम आएगा। समझा होगा तभी कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा। डायग्राम से नहीं पढ़ेंगे तो वनडे वाले एग्जाम भी आप अच्छा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप रट कर जाएंगे, समझ कर नहीं जाएंगे। समझना जरूरी है। इसे आप देख रहे हैं कि मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं उसे बात तो हो रही है अभी, लेकिन मैं कोशिश क्या कर रहा हूं कि टॉपिक के टेक्निकल जो पक्ष है, एस्पेक्ट्स है, उससे आपको जोड़ सके। ठीक, ये ठंडा है गर्म। अब सोचिए ये गर्म है तो स्वाभाविक है यहां वायुमंडल में आर्द्रता की क्या होगी? अधिकता। आर्द्रता यहां बहुत ही अधिक रहेगा। यहां से हवाएं भी थोड़ी दौड़ेंगी धीरे धीरे। ठंडी वायु हमेशा गर्म क्षेत्र की ओर जाती है। जहां ठंडा होगा वहां हाई प्रेशर जैसा भी होगा, जहां गर्म होगा वहां लो प्रेशर जैसा भी होगा। तो ठंडे क्षेत्र से हवाएं चलती है गर्म क्षेत्र की ओर। ठीक, यहां वायु की बात हो रही है, जल की बात नहीं। तो वायु प्रवाह विकसित होगा। अलीना में क्या प्रवाह हो रहा था? जल का प्रवाह हो रहा था। अलीना में गर्म जल का प्रवाह हो रहा था। जल गर्म होकर फैलेगा। ध्यान से समझना, 2 पॉइंट बता रहा हूं बच्चा लोग। जल गर्म होकर क्षैतिज रूप से फैलेगा। मेरे हाथ के इशारे को समझिए, ऐसे फैलेगा। और वायु गर्म होकर ऊपर उठेगी। वायु हमेशा ऊपर उठेगी। जल क्षैतिज और वायु वर्टिकल अपवर्ड मोशन ऊपर उठेगी। वायु ठंडी होगी तो बैठेगी। वायु ठंडी होकर बैठ जाएगी, हाई प्रेशर बनाएगा। वायु गर्म होगी ऊपर उठेगी, लो प्रेशर बनाएगा। जल जब ठंडा होगा तो जल भी नीचे बैठेगा, जल फैलेगा नहीं। जल जब गर्म होगा तो फैलेगा। अलीना में गर्म जल फैलता है। अलीना और एंसो में क्या है? गर्म जल का फैलाव हो रहा है। आईओडी में क्या हो रहा है? वायु का प्रवाह हो रहा है। और यह वायु इस गर्म क्षेत्र की ओर आकर आर्द्रता को ग्रहण करेंगी। अब देखो बच्चा लोग, अब यहीं से ये सब एरिया क्या है? दक्षिण पश्चिम मानसून का ये जो एरो बना रहा हूं, क्या कहोगे इसे? दक्षिण पश्चिमी मानसून। यही दक्षिण पश्चिम मानसून आर्द्रता लेकर के आती हैं और भारत में पर्याप्त वर्षा करती हैं। यह है पॉजिटिव डायपोल जो भारतीय मानसून को सीधे सीधे प्रभावित करता है। अब बताओ, ध्यान से मेरी बात समझना। ये डायग्राम मैंने बनाया, बनी हुई डायग्राम पे हमने आपको दिखाया। ये ज्यादा फ्रूटफुल है, तो ये ज्यादा फ्रूटफुल है। आज समझिएगा, बच्चे कुछ वर्षों में इससे परेशान हैं, पढ़ रहे हो, मजा भी ले रहे हो क्लास का। मैं क्यों कहता, पहले मैंने कहा मैं यूट्यूबर नहीं हूं। यस, मैं यूट्यूबर टीचर नहीं हूं, 25 साल से पढ़ा रहा हूं। अब हमने शुरू किया। यूट्यूब पर हमारी क्लासेस कुछ हैं, वो अलग अलग कोचिंग वालों ने डाला है। मैंने अपने चैनल से भी, मैंने चैनल तो मेरा पहले से था, अभी मैंने एक्टिव किया है, तो अब मैंने डालना शुरू किया है। क्योंकि यूट्यूब पर गंभीर अध्यापन के लिए कोई जगह पहले नहीं थी, लेकिन अब जरूरत हो गई कि बच्चे चूंकि यूट्यूब पर भी जुड़े होते हैं, अतः यूट्यूब पर
उनको ऐसी शिक्षा मिले जो एक गंभीरता वाले अध्यापन की ओर उन्हें ले जाए और उन्हें एग्जाम से जोड़े, न कि मनोरंजन से। टीचिंग इंटरटेनमेंट नहीं है, टीचिंग मनोरंजन नहीं है, टीचिंग एक गंभीर जीवन शैली है। टीचिंग क्या है? गंभीरता है इसमें। लेकिन जीवन में मनोरंजन बना रहे, भविष्य में आप इंटरटेनमेंट कर सकें अपने लिए, अपने परिवार के साथ, उसके लिए इस गंभीरता के साथ आपको अध्यापन करना आवश्यक है। इंटरटेनमेंट इज नॉट ए स्टडी, नॉट ए एजुकेशन, नॉलेज बेस्ड ऑन सक्सेस। जो आपको मंजिल की ओर ले जाए वो अध्यापन जरूरी है। जो आपको उछलने कूदने, मजे करने, तालियां बजाने की विवश कर दे, वो अध्यापन नहीं है। और अगर मैं गंभीरता से पढ़ा रहा हूं तो गंभीर अभिनय पर भी तालियां पड़ती हैं। वो आप कमेंट करना, कमेंट जरूर कीजिए, केवल लाइक मत कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। आप बताइए कि हमारा अध्यापन आपको यूट्यूब पर कैसा लग रहा है। ऑफलाइन पढ़ोगे, ऑनलाइन क्लासेस शुरू होंगी, आप समझ पाओगे कि सर ऑनलाइन ही पढ़ाएंगे तो पढ़ाने की शैली से आप जुड़ पाओगे। आपको यह महसूस नहीं होगा कि आप क्लास में बैठे हो या घर में बैठकर मुझे पढ़ रहे हो। मुझसे पढ़ना है, जुड़िएगा जरूर और कमेंट जरूर कीजिएगा टॉपिक पर, ठीक है। तो अब इसको आप एग्जाम में यूज कर सकते हो। समझने में भी काम आया, एग्जाम में यूज करने में भी काम आया, तो स्वाभाविक है कि आईओडी जो है भारत के मॉनसून को पॉजिटिव तरीके से, सकारात्मक तरीके से प्रभावित करता है। अब अल्नीना, अब सोचिए, अल्नीना मजबूत थोड़ा है, फिर भी इसके कारण भारतीय मॉनसून ठीक रहा। अब सोचो अल्नीना नहीं हो, अल्नीना का प्रभाव नहीं हो और आईओडी की घटना पॉजिटिव हो जाए तो भारतीय मॉनसून कैसा होगा? और भी मजबूत होगा। तो अभी तो अल्नीना के प्रभाव को ये कम करके थोड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट डाल रहा है। जब अल्नीना का प्रभाव नहीं हो और पॉजिटिव डायपोल हो, तब तो भारतीय मॉनसून औसत से ज्यादा मजबूत होगा, तो वर्षा की मात्रा ज्यादा होगी। आप जल संचय कीजिए, ठीक है। बाढ़ की समस्या आ जाती है भारत में, नहीं ज्यादा धन होने से जीवन बर्बाद हो जाए, इसका मतलब धन या पैसे का प्रबंधन हमारा ठीक नहीं है। तो ऐसे ही ज्यादा जल होने से बाढ़ आ जाए, मतलब हमारे पास जल प्रबंधन नहीं है, जल भंडारण क्षमता नहीं है, जल निकासी की सुविधाएं नहीं है। अगर हम चैनल बनाकर, ग्रिड बनाकर एक राष्ट्रीय स्तर पर वाटर ग्रिड, जिसके प्रोग्राम भी लाया गया, नदी जोड़ो परियोजना, रिवर लिंक प्रोजेक्ट, उस पर भी मैं क्लास लूंगा, नदी जोड़ो परियोजना, ताकि हम भारत की सभी नदियों को आपस में, मैक्सिमम नदियों को जोड़ करके हम वर्षा जल को, नदी के जल को, बर्फीले पानी के जल को संचित कर सके और साथ साथ डिस्ट्रीब्यूट कर सके। एक बेहतर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जल के लिए भी उतना ही जरूरी है जितना कि विकास के लिए, आर्थिक विकास के लिए। वितरण प्रणाली ज्ञान का हो, आर्थिक विकास का हो, सरकारी परियोजनाओं का हो, जल का हो, सबका समान महत्व है। एक जगह चीजें संचित हो जाएगी तो कयामत ले आएगी। धन संचय हो गया कुछ लोगों के पास, तो देश का एक बड़ी आबादी गरीबी में जी रही है, और जो गरीब नहीं भी है वो भी गरीब जैसे ही जी रहे हैं। उनकी अच्छी शिक्षा नहीं उनके पास, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं उनके पास, धन संचय एक जगह, एसेट एक जगह, संसाधन एक जगह, जल एक जगह, तो राष्ट्र में तो विकास बाधित होगा ही होगा। बहुत लोग इसे गलत तरीके से दुष्प्रभावित होंगे और हमें इसे रोकना है। देखो, प्रबंधन करने के लिए भी ज्ञान की जरूरत होती है। जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, हमने कहा था, तब तक बढ़ेंगे नहीं। जब देश पढ़ेगा तभी देश आगे बढ़ेगा, और जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा और राष्ट्र के विकास में अपना योगदान देगा। हमें और आपको इस राष्ट्र के विकास में अपना योगदान देना है। 2047 में भारत विकसित होने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है, तो हम आप कहां होंगे? मैं ठीक बहुत बुजुर्ग हो चुका हूंगा, उतना भी नहीं रहूंगा, बुजुर्ग रहूंगा। आप तो एकदम यंग रहेंगे। तो भाई 2047 में अगर देश विकसित होता है, अगर क्या होगा ही होगा, तो आपको पता होना चाहिए, मुझे पता होना चाहिए कि हमने इस राष्ट्र के विकास में कुछ योगदान दिया है कि नहीं, हमारी भी थोड़ी भूमिका है या नहीं। हमारी भूमिका भी तो होनी चाहिए ना। हम केवल एक नागरिक के रूप में यहां जीवन जीने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, हम राष्ट्र के विकास में अपना सहयोग देने के लिए भी पैदा हुए हैं। इस बात को हमेशा याद रखना। ज्ञान है
तभी विकास में आपका योगदान है। ज्ञान नहीं है तो आपका योगदान नहीं हो पाएगा। जान लीजिए, आप बहुत कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप अपने ही जीवन जीने के लिए चिंतित रहेंगे तो देश के विकास के लिए क्या करेंगे। ठीक, तो ये बात भी बच्चा लोग बात समझ में आ गई। आईओडी अब यहीं पर उल्टा समझिए, उल्टा हो जाए या निगेटिव हो जाए। निगेटिव होने का मतलब क्या हुआ, ये ठंडा हो जाएगा, ये गर्म हो जाएगा। निगेटिव में उल्टा हो गया, पोल चेंज हो गया। अगर ये गर्म हो गया तो आर्द्रता तो यहां बनेगी, तो वर्षा यहां होगी। मानसून तो इधर से उत्पन्न होती है, देखिए ना, मानसून इधर से उत्पन्न हो रही है, आर्द्रता यहां बन जाएगी। जब निगेटिव हो जाएगी तो आर्द्रता यहां बनेगी, तो हवाएं जो इधर से भारत की दौड़ेंगी उसमें आर्द्रता का अभाव हो जाएगा, तो मानसून हो जाएगा खराब। जैसे अब देखो, मैं एक फिर से समझाता हूं, फिगर से अच्छा कुछ नहीं। अब देखिए अफ्रीका कितना सेकंड का काम होता है, जान लो बच्चा लोग। ये सब बहुत ज्यादा समय लेने वाला नहीं होता, बस आपको टॉपिक पे आपकी पकड़ हो, आपकी समझ हो। ठीक है, बन गया ना, ज्यादा तो लगा नहीं कुछ समय। मेडागास्कर बनाना है बनाइए, श्रीलंका बनाना है बनाइए, कोई जरूरत। अब देखो निगेटिव में क्या होगा, यह एरिया ये हो गया गर्म, तुलनात्मक, ये हो गया तुलनात्मक ठंडा, पोल चेंज हो गया। क्या कहेंगे इसे, निगेटिव डायपोल। ये निगेटिव डायपोल बन गया बच्चा लोग, ठीक है ना, निगेटिव डायपोल। अब आप सोचो, सेम कॉन्सेप्ट यूज करो यहां। जब यहां गर्म है तो आर्द्रता कहां बनी, इस एरिया में, यहां आर्द्रता बनी और ठंडी हवाएं यहां से इधर जाने लगी, है ना। आर्द्रता यहां है और मानसून क्या है, मानसून तो इस एरिया में ऐसे चलती है। तो बोलो इस मानसून को यहां से कोई फायदा हुआ, नहीं हुआ, क्योंकि भारत में जो मानसून है वो दक्षिण पश्चिमी मानसून है, जो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलती हैं। तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर इस दिशा में चलने वाली हवाओं को हम दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। यहां ठंडा है, अर्थात यहां आर्द्रता कम है। इसको ऐसे सोचिए, आर्द्रता कम हो गई और अधिक आर्द्रता कहां है, पूर्व की तरफ। तो अधिक आर्द्रता पूर्व की तरफ है, तो यह मानसून को सपोर्ट करेगा, नहीं करेगा। अगर यहां आर्द्रता ज्यादा हो तो मानसून को सपोर्ट करेगा। यहां आर्द्रता है तो इधर बारिश होगी, इस एरिया में होगी बारिश, लेकिन भारत में इससे मानसून कमजोर हो जाएगा, मानसून पे गलत असर पड़ेगा, वर्षा कम होगी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। तो 2026 का कंडीशन जो है बड़ा कंफ्यूजिंग, एल नीनो भी है और आईओडी पॉजिटिव है और मानसून पे इसका एक बेहतर असर है। इस कहानी को देखा, दोनों डायग्राम बना दिया, पॉजिटिव नेगेटिव डायपोल, इंडियन ओशन डायपोल किस प्रकार मानसून को प्रभावित करता है। मेंस का एक क्वेश्चन हो गया आपका, आंसर राइटिंग हो गई आपकी। इतना ही से आपने बहुत कमाल कर दिया। आपने बताया आईओडी की परिभाषा, फिर बताएंगे कि दो पार्ट में दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव और निगेटिव। तीसरा न्यूट्रल कंडीशन। न्यूट्रल का मतलब जब ये हुई नहीं, जब कुछ नहीं तो क्या कहो, न्यूट्रल, ना तो पॉजिटिव है ना तो निगेटिव, न्यूट्रल कंडीशन। फिर बता दिया पॉजिटिव में कैसे भारत में बारिश होगी, मौसम कैसे मजबूत करेगा, आर्द्रता कॉन्सेप्ट क्या है, हवाएं किधर से किधर चलेंगी। पहला वाला फिगर बनाया, लिखा, बना दिया, फिर लिखा, दूसरा फिगर बना दिया। बताओ, इंडियन ओशन डायपोल आपने पढ़ा होगा, मैं सभी बच्चों को बोल रहा हूं जो सीनियर भी हैं, पढ़ा होगा। इतना स्मूथली अगर आप लिख देते हैं तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे मेंस में, और प्री के लिए आपके पास पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है कि आईओडी क्या है, पॉजिटिव क्या है, निगेटिव क्या है, न्यूट्रल का मतलब ठंडा गर्म कुछ नहीं, जो होना चाहिए नेचुरल, कोई विशेष कंडीशन नहीं। ठीक है ना। तो इंडियन ओशन डायपोल का कॉन्सेप्ट यही था। तो अब आपका एक छोटा सा लेक्चर रहा है, कौन सा, उसको भी अलग से, ताकि चीजें स्पष्ट रूप से आपके दिमाग में जाए। वह है कि हिमालय के ऊपर से लेकर के उत्तर भारत और प्रायद्वीपीय पठार के कुछ एरिया तक जो क्लाउड बना हुआ है, जिसकी सूचना इनसे श्रृंखला के उपग्रह ने हमें दिया है कि भाई वो क्लाउड बैंड है, क्लाउड स्ट्रिप है, जो करीब 3500 किलोमीटर की लंबाई में, चौड़ाई में फैला हुआ है। लंबाई में आखिर उसकी उत्पत्ति का कारण क्या है, उसको मैं टेक्निकल तरीके से बताऊंगा। आप देखेंगे कितना मतलब सूक्ष्मता से
चीजों को जब समझेंगे, सूक्ष्म से सूक्ष्म, व्यापक से व्यापक, किसी विषय को समझने का यही तरीका है। उसके जेनेटिक कोड को समझिए, जीन को समझिए। जीन को समझेंगे तभी तो डीएनए, ऑर्गन, ऑर्गेनिज्म, सिस्टम, है ना। तो एक क्रम होता है विषय को पढ़ने का, एक तरीका होता है। यह केवल ज्योग्राफी के लिए नहीं, बल्कि किसी विषय में पढ़िए तो उसके छोटे छोटे पॉइंट्स, की पॉइंट्स, उसका कॉन्सेप्ट, उसका सार, उसको समझिए, फिर आगे बढ़िए। ठीक है। तो आज का हमारा जो लक्ष्य था, वो लक्ष्य हमारा ये मैं पढ़ाऊंगा, ये क्लाउड वाला, लेकिन अभी बोलूंगा तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो जो क्लाउड बना, उस क्लाउड का फिगर कुछ ऐसा है, देखिए, पूरा क्लाउड से घिरा हुआ है। आखिर क्लाउड कैसे बना, इसके लिए मैं करीब 20-25 मिनट का एक अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो फिर लंबा नहीं हो जाए और क्लैरिटी कहीं रुक ना जाए, क्योंकि बहुत स्पष्ट जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। तो क्लाउड वाला जो है, उसके लिए भी मैं अलग से क्लास आपको YouTube पर शेयर करूंगा। आप शेयर कीजिए हमारी बातों को, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और जितना संभव हो सके दूर दूर तक पहुंचाइए। गांव के मित्रों को दीजिए, कस्बा में दीजिए, चाचा जी को दिखाइए, सबको दिखाइए, सबको शेयर कीजिए। फैमिली में कुछ तो सीखेंगे, क्योंकि मैं राष्ट्र की बात भी कर रहा हूं, मैं आपके साथ किसानों की बात भी कर रहा हूं। और जानकारी सब तक होनी चाहिए। जानकारी जितनी अच्छी होगी, हम उतना ही आगे बढ़ेंगे। देख रहे हैं, यहां से अलीना आया था, यहां आईओडी, अलीना की घटना ने क्या किया था, इधर कवर किया, फिर इधर कवर किया, यहां आईओडी घटना यहां हो रही है। फिर मैं क्या करूंगा, लास्ट में सभी घटनाओं को एक साथ जोड़ करके अगले वीडियो में मैं आपको क्लाउड वाला समझाऊंगा, क्लाउड बैंड और जितनी घटनाएं सबको जोड़ करके। लेकिन कल पहले 25 तारीख को हमारा वर्कशॉप है ज्योग्राफी के लिए। लाइव क्लास में मैं आ रहा हूं, बार बार कह रहा हूं कि लाइव क्लास होगी, और लाइव क्लास में आपको ज्वाइन करना है। सबको ज्वाइन करवाइए। आज के वीडियो को शेयर कीजिए इतना कि लोग जाने, और कल 2:30 में लाइव क्लास में ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन एंड फील समथिंग यूनिक। आप मेरे साथ जुड़ेंगे, कुछ अलग, अद्भुत, लेकिन कुछ ऐसा जो आपको आपकी मंजिल की ओर ले जाए, ऐसा जो यूपीएससी और स्टेट लेवल के सभी एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जरूरी है। तो मन से पढ़ेंगे और जीवन में आगे बढ़ेंगे। ये हमारा, मैं फिर एक बार अनाउंस करूं, ऑनलाइन का फी जो है, हमने ऑप्शनल बैच जो यूपीएससी में रखा जाता है वैकल्पिक विषय, उसका केवल 11,500 रखा है। 11,500 में आप हमसे वैकल्पिक विषय पढ़ेंगे। उसमें बहुत सारे टॉपिक कवर करूंगा, जिससे जीएस का, सामान्य अध्ययन का, यूपीएससी का करीब 35 से 40% सिलेबस का कवरेज हो जाएगा। तो जब हमारे साथ जुड़ेंगे तो बहुत कुछ सीखेंगे, राह आसान होगा, मंजिल पास होगा। ठीक है, तो आप लोग ज्वाइन कीजिए। बाद में फिर मैं जब शुरू करूंगा अलग से भूगोल के लिए मॉड्यूल को, कोर्स जीएस के लिए वो अलग से। अभी मैं वैकल्पिक विषय ऑप्शनल को लेकर के कल क्लास शुरू करने जा रहा हूं। तो आप लोग जुड़िए, देखिए कि ऑप्शनल तो हमें रखना ही है। अगर यूपीएससी आपको देना है तो बगैर वैकल्पिक विषय के तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो देखिए ज्योग्राफी, क्योंकि साइंटिफिक है, कॉन्सेप्ट है, डायग्राम है, एक बार समझ गए तो आप कमाल का परफॉर्म करोगे, मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। पिछले कुछ वर्षों में रिजल्ट इसलिए भी खराब हुए यूपीएससी में हिंदी माध्यम के बच्चों का, क्योंकि उन्होंने भूगोल जैसे विषय से दूरी बना ली और जो हल्के हल्के विषय जो हैं वो सब पढ़ने लगे, तो मनोरंजन करने लगे। हमें पढ़ना होगा गंभीरता के साथ। तो चलिए, इसी के साथ आपको शुभकामना और बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी जरूर कीजिए। इससे हमें हौसला मिलेगा और प्रेरणा मिलेगी, ताकि मैं आपको और भी बेहतर से बेहतर टॉपिक पढ़ा सकूं। तो मिलते हैं पहले कल 2:30 बजे लाइव क्लास में। थैंक यू वेरी मच। खुश रहिए, आबाद रहिए।